हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे एसिड्स एंड बेसिस की, जिसमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पहला क्या था आपका, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्शन विथ वाटर, तीसरा रिएक्शन विथ एसिड। और जैसे कि हमारी बात हुई थी कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिएक्शन विथ बेस से स्टार्ट करेंगे और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका रिएक्शन विद बेसिस। इसके लिए आपकी एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.7। इसमें क्या करना है आपको, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिज़ोल्विंग 3 to 4 पिलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। तो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जो भी पाउडर्ड फॉर्म में होगा आपका, तो आपको थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। इसको डिज़ोल्व करने के बाद क्या करेंगे, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है ना, जिससे लंच बॉक्स में आपकी मम्मा रोटी वगैरह रैप करती होगी, तो वो जो आपका एल्यूमिनियम फॉइल है उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लोगों को इस सॉल्यूशन में डाल देना है। और उसके बाद एक बर्निंग मैच स्टिक आपको उसके माउथ के पास में लेकर के आना है और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है। जैसे कि हमने एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पे भी हमें इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करना है। तो इससे क्या होगा, फिर से वही, व्हाट डज़ द पॉप साउंड इंडिकेट, मतलब जो पॉप साउंड आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो एसिड में क्या होता था, जब ये पॉप साउंड आता था मेटल्स के रिएक्शन के साथ में, तो इससे क्या पता चलता था कि वो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किया है और हाइड्रोजन गैस जो है आपका वो पॉप साउंड के साथ जलता है। तो मेटल्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली मेटल्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे। तो दोनों ही केस में मेटल्स क्या प्रोड्यूस की, हाइड्रोजन गैस, इसलिए वो पॉपिंग साउंड के साथ में आपका मैच स्टिक वहाँ पे जलता है। वहीं जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनका रिएक्शन बेस के साथ में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अब हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए आपके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में। अब एक ये पॉइंट रह गया है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी एक की जगह कोई और ले ले, डिस्प्लेस कर दे, तो उसको पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ में हमारा जो रिएक्शन हुआ था उसको हमको फिर से याद करना है कि वो रिएक्शन आपका कैसे हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था आपका, आपने ये रिएक्शन पढ़ा था क्लास 7th में, अगर याद होगा तो फिर बताइएगा। क्या करना है हम लोग को, 100 ml बीकर्स लेने हैं। कितने सारे लेने हैं आपको, 5 बीकर्स ले लें और उनको A, B, C, D और E लेबल कर देना है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। अब हर बीकर में हम लोग को 50 ml वाटर लेना है। डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टी स्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। अब क्या करना है कि वो सारे बीकर में हम लोग को 1 चम्मच कुछ चीज़ें मिलानी है जो आपके यहाँ नीचे फिगर में दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा A, B, C, D, E तक आपका दिया है। फर्स्ट वाले बीकर में आप क्या मिलाए हैं, कॉपर सल्फेट में क्या मिलाए हैं हम लोग, जिंक ग्रैन्यूल्स, फिर आयरन, कॉपर, फिर कॉपर और फिर आयरन। और साथ में क्या क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक, फिर कॉपर सल्फेट के साथ आयरन, जिंक सल्फेट के साथ कॉपर, फिर आयरन सल्फेट के साथ कॉपर, फिर जिंक सल्फेट के साथ आयरन। इतनी चीज़ें हमको टेस्ट ट्यूब में मिलानी है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे कलर का बना हुआ है। तो ये सारा आपके सॉल्यूशन का कलर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जर्वेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। क्या चेंजेस हम लोग देखते हैं उसमें, यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम ईच कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम लोग किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है। बीकर ए में आपका क्या प्रेजेंट है, जिंक, वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में से। ये रिएक्शन देखते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, जिंक आपका कॉपर को रिप्लेस किया कॉपर सल्फेट में, कैसे, यहाँ देखिए CuSO4 का रिएक्शन जिंक के साथ हुआ है, तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका पता है, इससे बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये प्लस ये हुआ है तो आपका मतलब CuSO4 प्लस Zn हुआ है, तो क्या बन गया है Zn
और SO4 और फिर आपका कॉपर अलग हो गया है Cu। तो क्या किया, कॉपर भी आपका एक मेटल है और जिंक भी आपका एक मेटल है, तो एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दिया, या फिर यूँ कह लो कि इसे डिस्प्लेस कर दिया, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपका वो रिएक्शन भी दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका कैसा था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, उसमें हम लोग जिंक ऐड किए, तो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना वो कलरलेस होता है और कॉपर आपका रेड कलर में वहाँ से बाहर हो जाता है। तो ये हम लोगों को पता चला कि क्या होता है, मेटल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। वैसे ही बाकी सारे बीकर में भी जो रिएक्शंस है ना उसको आप लोग सिमिलरली वैसे ही लिख सकते हैं। अब देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाई कॉपर इन बीकर सी एंड बाई आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाई कॉपर इन बीकर डी। तो क्या होता है, बीकर सी में आपका क्या हो गया कि जो जिंक है उसका डिस्प्लेसमेंट कॉपर से हो गया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इन दोनों को ही यूज़ किए थे। ई में हम लोग जो यूज़ किए हैं उसका भी डिस्प्लेसमेंट आपस में ऐसे ही हो गया, और डी में हम लोग जो यूज़ किए थे आयरन और कॉपर, उनका डिस्प्लेसमेंट आपस में हो गया। सी, वी डू नॉट सी एनी चेंजेस इन बीकर सी, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, बट वाई। लेकिन आपका जो ये सारा एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस किया होगा, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो देखेंगे कि आपका जो सी वाला टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने क्या लिया है, यहाँ पे सी वाला बीकर जो है उसमें लिया है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो जब कॉपर और जिंक रिएक्ट किए थे, कॉपर सल्फेट में जब हम लोग जिंक ग्रैन्यूल डाले थे ए वाले रिएक्शन में तो वो तो रिप्लेस कर दिया था, लेकिन जब अब जिंक सल्फेट में कॉपर डाल रहे हैं तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? ये क्वेश्चन है हमारा। Remember that science is not arbitrary. It follows definite rules based on facts. तो हम लोगों को याद रखना है कि साइंस क्या है, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए चलता है। ठीक है, एंड द रूल हियर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो रूल्स क्या है यहाँ पे कि जो आपका जिंक का मेटल होता है ना वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कैसे रिएक्टिव होता है, जैसे आप आयरन का आपका क्या है, अगर वाटर के साथ में हम लोग उसको छोड़ दे रहे थे तो उसमें रस्ट लग जा रहा था, लेकिन ये प्रोसेस आपका बहुत लंबा चलता है। वहीं कॉपर का जब रस्टिंग हो रहा था तो वो प्रोसेस थोड़े कम टाइम में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर आपका आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली जिंक आपका इन दोनों से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक को रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal. क्या बोल रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। यानी कि आपका जो कॉपर है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है। ऐसा ही कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आपका आयरन, नहीं, कॉपर आपका ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है, जो कम रिएक्टिव है, वो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए सी वाले में जब आपका ZnSO4 सॉल्यूशन में हम लोग कॉपर डाले थे तो कॉपर उसको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे आगे क्या दिया है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। बीकर डी और ई में भी वैसे ही हमारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं। बीकर डी में आपका क्या प्रेजेंट है, आयरन, और यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ऐड किए हैं, तो कॉपर आपका क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली वैसे ही आपका ये जिंक है और आयरन है, तो आयरन क्या है आपका, जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे भी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और पहले के दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या देखें कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसी के साथ हमारा ये एक प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुआ। टोटल हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो पूरा आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, और समझ में नहीं आएगा तो अपने डाउट्स भी पूछेंगे। अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. तो हमारा जो मेटल्स है, जितने भी मेटल्स है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम आते हैं? मशीनरीज़ बनाने में, ठीक है, मशीन्स जो भी हैं वो सारे ऑलमोस्ट मेटल्स के ही तो बने होते हैं। और ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियाँ, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स मतलब इंडस्ट्री में आपके जो भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ हो रही हैं वो सारा बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि जिसमें खाना बनता है वो बर्तन बनाने के लिए, और वाटर बॉयलर्स बनाने के लिए। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। वैसे ही हम लोग नॉन मेटल्स के कुछ कुछ यूजेस भी जानते हैं, तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग से क्या मतलब है आपका? जब हम सांस लेते हैं तो एक नॉन मेटल ही है जो हमारी बॉडी में जा रहा है। वो क्या है आपका? ऑक्सीजन, O2 है। तो ये क्या है? एक नॉन मेटल है। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका नॉन मेटल। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं कि नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब हम लोग प्लांट्स में जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद जो होता है वो जब हम लोग प्लांट्स में डालते हैं तो क्या है? वो भी नॉन मेटल से बना होता है, ठीक है। जैसे यूरिया, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों ही तो नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद क्या होता है? नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्योरीफिकेशन में भी नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। वाटर कैसे प्योरीफाई करते हैं? उसमें क्लोरीन ऐड होता है, क्लोरीनेटेड वाटर प्योरीफाई हो जाता है उससे। तो क्लोरीन भी क्या है आपका? नॉन मेटल ही है। नॉन मेटल यूज्ड इन अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जब भी कभी कुछ कट लग जाता है ना, तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है, पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है, उसको वहाँ पे लगा देते हैं, तो जो आपका ज़ख्म है वो जल्दी भर जाता है या फिर जल्दी सूख जाता है। तो ये जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हो रही है वो भी नॉन मेटल्स का ही है। और क्या होता है? नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखे जो होते हैं वहाँ पे भी नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अगर आपने और भी ज़्यादा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के देखे हैं आपने एग्जांपल्स, आपको पता है, तो वो सारे यूजेस भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और साइंस इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना इंटरेस्टिंग आपको लगेगा पढ़ने में। इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। क्लास 7th में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो न्यू सब्सटेंस बनते हैं। दीज सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। और ये उससे अलग हैं जो रिएक्शन कर रहे थे। मतलब दो चीज़ों का जब रिएक्शन होता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो जो आपका प्रोडक्ट बना वो रिएक्टेंट से अलग होता है। नाउ इफ़ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। ये आपका एलिमेंट का डेफिनेशन हो गया। 7th में भी पढ़े थे और यहाँ पे उसको रिकॉल कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से वापस से ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। मतलब क्या है कि एक पूरा आपका सॉल्यूशन है, उसको ब्रेक करेंगे तो वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, उसको और रिएक्ट कराएंगे वो और पार्ट्स में टूटेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो और ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। मतलब वो सबसे छोटे पार्ट में अपना ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा या फिर कूलिंग से या हीट करने से या इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे भी वो और ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। सल्फ़र इज़ एन एलिमेंट। और वैसे ही सल्फ़र क्या है? एक एलिमेंट है। एग्जाम्पल में आपका सल्फ़र एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया। इनको और क्या ही ब्रेक करेंगे आप? अ सैम्पल ऑफ एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यानी कि एलिमेंट्स में क्या होता है? सिर्फ एक ही तरह का एटम होता है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। अब वो जो एलिमेंट है उसमें कितना भी फिजिकल चेंज आए लेकिन आपका वो एलिमेंट अनअफेक्टेड ही रहता है। एग्जाम्पल में आपके क्या दिया है? एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग उसकी चेंज कर दी है, ठीक। एक हमने सल्फ़र लिया, वो लिक्विड फॉर्म में लिया, दूसरी बार सॉलिड में और तीसरी बार वेपर फॉर्म में, लेकिन है तो वो सल्फ़र ही। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप उसकी कितनी भी चेंज करेंगे लेकिन आपका जो एलिमेंट है वो वही रहेगा।
although we have an infinite variety of substances in the universe, the number of elements forming these substances is limited. क्योंकि यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस है, इन्फिनाइट है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ऐसे आपके सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं. देयर इज़ नो मोर देन 94 नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स. तो नेचुरली आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 94 से ज़्यादा नहीं है. नोन है ये, ठीक है. एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि इतने को हम लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो नेचर में क्योंकि इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से अभी तक 94 ही पता है जो कि एलिमेंट्स बना रहे हैं. एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और इन एलिमेंट्स का इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टर्म्स में ही होता है. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड द रिमेनिंग आर ईदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स पोसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो क्या होता है, ये एलिमेंट्स हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं. इनमें से ज़्यादातर की आपके मेटल्स हैं और जो बच गए वो या तो नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स हैं. अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कि दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं. मतलब मेटल्स के कैरेक्टर भी वो लोग शो करते हैं और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर भी शो करते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं. आपके नॉन मेटल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सल्फ़र. और सल्फ़र के अलावा और क्या हो जाएगा आपका नॉन मेटल? क्लोरीन. और हम लोग अभी तक पढ़े उसमें से क्या हो जाएगा आपका? कोई भी हैलोजन ले सकते हैं आप, ठीक है. क्लोरीन हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन, ये भी आपका नॉन मेटल है. जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम. बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हम लोग, इतने सारे को हम लोग यूज़ कर लिए. तो ये सारा आपका क्या हो गया? मेटल्स हो गया. अब मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स वो हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी. तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? नाइट्रोजन आ जाएगा. और हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, अगर पढ़ने को मिला हो? फॉस्फोरस पढ़ा है. तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि मेटल भी हैं, मेटल के जैसे भी रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल के जैसे भी. तो आई थिंक हाँ, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसमें हमने जो जो पढ़ा है वो की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप लोग रीड करेंगे. एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. मेटल्स आर लस्चरस वेयरएज नॉन मेटल्स हैव नो लस्चर. मतलब मेटल्स में शाइन होता है लेकिन नॉन मेटल्स में कोई शाइन नहीं होता है. जनरली मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. नॉन मेटल्स डू नॉट पोसेस दिस प्रॉपर्टीज़. यानी कि मेटल्स आपके मेलिएबल होते हैं, उनको शीट्स में बीट किया जा सकता है. डक्टाइल भी होते हैं, मतलब उनके थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं. लेकिन नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है. जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स. ये भी हमने पढ़ा है कि मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं एंड नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स होते हैं. ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर. मतलब क्या है कि आपके जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं. और जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं. आगे देखते हैं. सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड. कुछ मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. और जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर की वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो पॉपिंग साउंड के साथ जल रहा था ना, वही वाला. और जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो ये ऐसे रिएक्ट करते ही नहीं हैं, ठीक है. एसिड के साथ में वो लोग ज़्यादातर की रिएक्ट नहीं करते हैं. और जो आपके मेटल्स हैं वो बेस के साथ में क्या बना रहे थे? वहाँ भी हाइड्रोजन गैस बना रहे थे. मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन. जो आपके इसी वीडियो में हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं.
तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका जो बच गया है वो है इसका एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अपना नोट्स हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।